Hello everyone, I am here with the second chapter of History, class ninth, and the name of the chapter is Socialism in Europe and the Russian Revolution. यानी कि यूरोप में जो समाजवादी क्रांति थी वो और रशियन रेवोल्यूशन यानी कि रशियन क्रांति जो है उसके बारे में इस चैप्टर में हम पढ़ेंगे. सो लेट्स स्टार्ट द टॉपिक. सो फर्स्ट टॉपिक इज़ दैट द एज ऑफ सोशल चेंज. द एज ऑफ सोशल चेंज यानी कि सामाजिक परिवर्तन का युग. In the previous chapter, you read about the powerful ideas of freedom and equality that circulated in Europe after the French Revolution. The French Revolution opened up the possibility of creating a dramatic change in the way in which society was structured. As you have read, before the 18th century, society was broadly divided into states and orders, and it was the aristocracy and church which controlled economic and social power. Suddenly, after the revolution, it seemed possible to change this. In many parts of the world, including Europe and Asia, new ideas about individual rights and who controls social power began to be discussed. In India, Raja Ram Mohan Roy and Derogio talked of the significance of the French Revolution, and many others debated the ideas of post revolutionary Europe. The developments in the colonies in turn reshaped these ideas of societal change. पिछले चैप्टर में जैसा कि हमने पढ़ा था कि फ्रांसीसी क्रांति के बाद यूरोप में फैलते जा रहे स्वतंत्रता और समानता के शक्तिशाली विचारों के बारे में हमने पढ़ा था. फ्रांसीसी जो क्रांति थी यानी कि जो फ्रेंच रेवोल्यूशन था ने सामाजिक संरचना के क्षेत्र में आमूल परिवर्तन की संभावनाओं का सूत्रपात कर दिया था. जैसा कि आप जानते हो 18th सेंचुरी से पहले फ्रांस का समाज मोटे तौर पर स्टेट्स और श्रेणियों में बटा हुआ था. समाज यानी जो सोसाइटी थी उसकी जो इकोनॉमिक और सोशल जो स्टेटस था उस पर कुलीन वर्ग और चर्च का नियंत्रण था. लेकिन रेवोल्यूशन के बाद इस संरचना को बदलना संभव दिखाई देने लगा. यूरोप और एशिया सहित दुनिया के बहुत सारे हिस्सों में व्यक्तिगत अधिकारों के स्वरूप और सामाजिक सत्ता पर इसका नियंत्रण हो, इस पर चर्चा छिड़ गई. भारत में भी राजा राम मोहन रॉय और डेरोजियो ने फ्रेंच रेवोल्यूशन के महत्व का उल्लेख किया. और भी बहुत सारे लोग क्रांति के पश्चात यूरोप की स्थितियों के बारे में चल रही बहस में कूद पड़े. आगे चलकर उपनिवेशों में घटी घटनाओं ने भी इन विचारों को एक नया रूप प्रदान करने में अपना योगदान दिया. Not everyone in Europe, however, wanted a complete transformation of society. Responses varied from those who accepted that some changes was necessary but wished for a gradual shift, to those who wanted to restructure society radically. Some were conservatives, others were liberals or radicals. What did these terms really mean in the context of this time? What separated these strands of politics and what linked them together? We must remember that these terms do not mean the same things in all contexts or at all times. बट यूरोप में भी सभी लोग आमूल समाज परिवर्तन के पक्ष में नहीं थे. इस सवाल पर सबकी अलग अलग राय थी. बहुत सारे लोग बदलाव के लिए तो तैयार थे, लेकिन वे चाहते थे कि ये बदलाव धीरे धीरे हो. एक खेमा मानता था कि समाज का आमूल पुनर्गठन ज़रूरी है. कुछ रूढ़िवादी, कंजर्वेटिव्स का मतलब होता है रूढ़िवादी, थे, तो कुछ उदारवादी, लिबरल्स का मतलब होता है उदारवादी, या आमूल परिवर्तनवादी यानी कि रेडिकल्स का मतलब होता है आमूल परिवर्तनवादी थे, समाधानों के पक्ष में थे. उस समय के संदर्भ में इन शब्दों का क्या महत्व था, राजनीति की इन धाराओं में क्या फ़र्क था और कौन कौन सी बातें थी जो समान थीं. यहाँ हमें ये ध्यान रखना होगा कि इन शब्दों का अर्थ हर काल और परिवेश में एक नहीं होता है, वो अलग अलग होता है. We will look briefly at some of the important political traditions of the 19th century and see how they influence change. Then we will focus on one historical event in which there was an attempt at a radical transformation of society.
Through the revolution in Russia, socialism became one of the most significant and powerful ideas to shape society in the 20th century. इस चैप्टर में हम 19th सेंचुरी की कुछ इम्पॉर्टेंट राजनीतिक परंपराओं का अध्ययन करेंगे और देखेंगे कि उन्होंने परिवर्तन के संदर्भ में क्या असर डाला। इसके बाद हम एक ऐसी ऐतिहासिक घटना पर यानी हिस्टोरिकल इवेंट पे अपना ध्यान केंद्रित करेंगे जिसमें समाज के रैडिकल पुनर्गठन का एक गंभीर प्रयास किया गया है। रशिया में हुई रेवोल्यूशन के फलस्वरूप समाजवाद 20th सेंचुरी का स्वरूप तय करने वाले सबसे महत्वपूर्ण और शक्तिशाली विचारों की श्रृंखला का हिस्सा बन गया। लिबरल्स, रेडिकल्स एंड कंजर्वेटिव्स। लिबरल्स यानी उदारवादी, रेडिकल्स आमूल परिवर्तनवादी और कंजर्वेटिव्स यानी कि रूढ़िवादी। वन ऑफ द ग्रुप्स विच लुक्ड टू चेंज सोसाइटी वर द लिबरल्स। लिबरल्स वांटेड अ नेशन विच टॉलरेटेड ऑल रीजन। समाज परिवर्तन के समर्थकों में एक समूह उदारवादियों का था। उदारवादी ऐसा राष्ट्र चाहते थे जिसमें सभी धर्मों को बराबर का सम्मान और उसको जगह मिले। वी शुड रिमेंबर दैट एट दिस टाइम यूरोपियन स्टेट्स यूजुअली डिस्क्रिमिनेटेड इन favor of one reason or another. Britain favored the Church of the England, Austria, Spain favored to Catholic Church. शायद आपको पता होगा कि उस समय यूरोप के देशों में प्रायः किसी एक धर्म को ज़्यादा महत्व दिया जाता था। ब्रिटेन की सरकार चर्च ऑफ इंग्लैंड का समर्थन करती थी। ऑस्ट्रिया और स्पेन कैथोलिक चर्च के समर्थक थे। Liberals also opposed the uncontrolled power of dynastic rulers. They wanted to safeguard the rights of individuals against governments. They argued for a representative elected parliamentary government subject to law interpreted by a well-trained judiciary that was independent of rulers and officials. However, they were not Democrats. They did not believe in universal adult franchise, that is the right of every citizen to vote. They felt men of property mainly should have the vote. They also did not want the vote for women. उदारवादी समूह वंश आधारित शासकों की अनियंत्रित सत्ता के भी विरोधी थे। वे सरकार के समक्ष व्यक्ति मात्र के अधिकारों की रक्षा के पक्षधर थे। उनका कहना था कि सरकार को किसी के अधिकारों का हनन करने या उन्हें छीनने का अधिकार नहीं दिया जाना चाहिए। यह समूह प्रतिनिधित्व पर आधारित एक ऐसी निर्वाचित सरकार के पक्ष में था जो शासकों और अफसरों के प्रभाव से मुक्त और सुप्रशिक्षित न्यायपालिका द्वारा स्थापित किए गए कानूनों के अनुसार शासन कार्य चलाएं। पर यह समूह लोकतंत्रवादी नहीं था। ये लोग सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार यानी सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार यानी कि यूनिवर्सल अडल्ट फ्रेंचाइजी के बारे में यहाँ पे बताया जा रहा है, यानी सभी नागरिकों को वोट का अधिकार देने के पक्ष में नहीं थे। उनका मानना था कि वोट का अधिकार केवल संपत्ति धारियों को ही मिलना चाहिए, इवन वुमेन को भी नहीं मिलना चाहिए। इन कॉन्ट्रास्ट, radicals wanted a nation in which government was based on the majority of a country's population. Many supported women's suffragette movements. Unlike liberals, they opposed the privileges of great landowners and wealthy factory owners. They were not against the existence of private property but disliked concentration of property in the hands of a few. इसके अपोजिट में रेडिकल समूह के लोग ऐसी सरकार के पक्ष में थे जो देश की आबादी के बहुमत के समर्थन पर आधारित हो। इनमें से बहुत सारे लोग महिला मताधिकार आंदोलन यानी कि वुमेन सफ्रेगेट मूवमेंट के भी समर्थक थे। वुमेन सफ्रेगेट मूवमेंट का मतलब ये था कि वुमेन्स ने अपने वोटिंग पावर को लेकर के जो आंदोलन चलाए थे ताकि उनको भी वोट की अथॉरिटी मिले, उसको वुमेन सफ्रेगेट मूवमेंट कहा गया था। उदारवादियों के विपरीत ये लोग बड़े ज़मींदारों और संपन्न उद्योगपतियों को प्राप्त किसी भी तरह के विशेषाधिकारों के खिलाफ थे। वे निजी संपत्ति के विरोध में नहीं थे, लेकिन केवल कुछ लोगों के पास संपत्ति के संकेंद्रण का विरोध ज़रूर करते थे। Conservatives were opposed to radicals and liberals. After the French Revolution, however, even
Conservatives had opened their mind to the need for change. Earlier in the 18th century, conservatives had been generally opposed to the idea of the change, but by the 19th century, they accepted that some change was inevitable but believed that the past had to be respected and change had to be brought about through a slow process. रूढ़िवादी जो लोग थे, रेडिकल और उदारवादी दोनों के खिलाफ थे, मगर फ्रेंच रेवोल्यूशन के बाद जो कंजर्वेटिव्स थे उन्होंने भी बदलाव की ज़रूरत को स्वीकार करा। पुराने समय में यानी कि 18th सेंचुरी में जो कंजर्वेटिव्स यानी रूढ़िवादी थे आमतौर पर परिवर्तन के विचारों का विरोध करते थे, लेकिन 19th सेंचुरी तक आते आते वे भी मानने लगे थे कि कुछ परिवर्तन आवश्यक हो गया है, परंतु वो चाहते थे कि अतीत का सम्मान किया जाए, अर्थात अतीत को पूरी तरह ठुकराया न जाए, बदलाव की ये जो प्रक्रिया है वो धीमी हो। Such differing ideas about societal change clashed during the social and political turmoil that followed the French Revolution. The various attempts at revolution and national transformation in the 19th century helped define both the limits and potential of these political tendencies. फ्रेंच रेवोल्यूशन के बाद पैदा हुई राजनीतिक उथल पुथल के दौरान सामाजिक परिवर्तन पर केंद्रित इन विविध विचारों के बीच काफ़ी टकराव हुए। 19वीं यानी कि 19th सेंचुरी में क्रांति यानी रेवोल्यूशन और राष्ट्रीय कायांतरण की विभिन्न कोशिशों ने इन सभी राजनीतिक धाराओं की सीमाओं और संभावनाओं को स्पष्ट कर दिया। इंडस्ट्रियल सोसाइटी एंड सोशल चेंज यानी कि औद्योगिक समाज और सामाजिक परिवर्तन। These political trends were a sign of a new time. It was a time of profound social and economic changes. It was a time when new cities came up and new industrialized regions developed, railway expanded and the industrial revolution occurred. ये राजनीतिक रुझान एक नए युग का द्योतक था। यह दौर गहन सामाजिक एवं आर्थिक बदलावों का था। ये एक ऐसा समय था जब नए शहर बस रहे थे, नए नए औद्योगिक यानी कि जो इंडस्ट्रियल एरियाज़ हैं वो डेवलप हो रहे थे, रेलवे का काफ़ी विस्तार हो चुका था और इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन यानी कि औद्योगिक क्रांति संपन्न हो चुकी थी। Industrialization brought men, women and children to factories. Work hours were often long and wages were poor. Unemployment was common, particularly during time of low demand for industrial goods. Housing and sanitation were problems since towns were growing rapidly. Liberals and radicals searched for solution of these issues. औद्योगिकरण यानी कि इंडस्ट्रियलाइजेशन में चूँकि मैन वुमेन और बच्चे सब कारखानों में आ चुके थे, इस कारण से काम के घंटे यानी कि जो वर्किंग आवर था वो बहुत ज़्यादा होता था और इनको जो वेजेस यानी मजदूरी मिलती थी वो काफ़ी कम मिलती थी। अनएम्प्लॉयमेंट एक बहुत ही बड़ी समस्या थी। औद्योगिक वस्तुओं यानी कि इंडस्ट्रियल गुड्स की डिमांड में काफ़ी कमी आ गई थी। चूँकि इसकी कमी आने के कारण बेरोज़गारी और बढ़ रही थी। शहर तेज़ी से बसते और फैलते जा रहे थे, इसलिए आवास और साफ़ सफाई का काम भी मुश्किल होता जा रहा था। उदारवादी और रेडिकल दोनों ही इन समस्याओं का हल खोजने की कोशिश कर रहे थे। Almost all industries were the property of individuals. Liberals and radicals themselves were often property owners and employers. Having made their wealth through trade or industrial ventures, they felt that such efforts should be encouraged. That is, benefits would be achieved if the workforce in the economy was healthy and citizens were educated. Opposed to the privilege of the old aristocracy had by birth, they firmly believed in the value of individual effort, labors, and enterprise. If freedom of individuals was ensured, if the poor could labor and those with capital could operate without restraint, they believed that society was developed. Many working men and women who wanted changes in the world rallied around liberals and radical groups and parties in the early 19th century. लगभग सभी उद्योग व्यक्तिगत स्वामित्व में थे, यानी कि ये सारे जो लिबरल्स थे या रेडिकल्स थे वो किसी न किसी कंपनी के ओनर थे।
बहुत सारे रेडिकल और उदारवादियों के पास भी काफ़ी वेल्थ था, बहुत धन था और उनके यहाँ बहुत सारे लोग नौकरी करते थे। उन्होंने व्यापार या औद्योगिक व्यवसायों के ज़रिए वेल्थ इकट्ठा कर रखी थी, इसलिए वो चाहते थे कि इस तरह के प्रयासों को ज़्यादा से ज़्यादा बढ़ावा दिया जाए। उन्हें लगता था कि अगर मजदूर स्वस्थ हो और नागरिक पढ़े लिखे हों तो इस व्यवस्था का भरपूर लाभ लिया जा सकता है। ये लोग जन्मजात मिलने वाले विशेषाधिकारों के विरुद्ध थे। व्यक्तिगत प्रयास, श्रम और उद्यमशीलता में उनका गहरा विश्वास था। उनकी मान्यता थी कि यदि हर एक को व्यक्तिगत स्वतंत्रता दी जाए, गरीबों को रोजगार मिले और जिनके पास पूंजी है उन्हें बिना रोक टोक काम करने का मौका दिया जाए, तो समाज तरक्की कर सकता है। इसी कारण 19वीं सेंचुरी के स्टार्टिंग के दशकों में समाज परिवर्तन के इच्छुक बहुत सारे कामकाजी मेन और वुमेन उदारवादी और रेडिकल समूहों व पार्टियों के इर्द गिर्द गोलबंद हो गए थे। Some nationalists, liberals, and radicals wanted revolutions to put an end to the king of governments established in Europe in 1815. In France, Italy, Germany, and Russia, they became revolutionaries and worked to overthrow existing monarchs. यूरोप में 1815 में जिस तरह की सरकारें बनी उनसे छुटकारा पाने के लिए कुछ राष्ट्रवादी, उदारवादी और रेडिकल आंदोलनकारी क्रांति के पक्ष में थे। फ्रांस, इटली, जर्मनी और रूस में ऐसे क्रांति हो गए और राजाओं का तख्ता पलट करने का प्रयास किया गया। नेशनलिस्ट टॉक्ड ऑफ रेवोल्यूशंस दैट वुड क्रिएट नेशंस वेयर ऑल सिटीजन्स वुड हैव इक्वल राइट्स। राष्ट्रवादी कार्यकर्ता यानी कि जो नेशनलिस्ट थे, उन्होंने जो रेवोल्यूशन था उसके ज़रिए राष्ट्रों की स्थापना वो करना चाहते थे, जिसमें सभी नागरिकों को समान अधिकार प्राप्त होना चाहिए। आफ्टर 1815, गियुसेप मैज़िनी, एन इटालियन नेशनलिस्ट, conspired with others to achieve this in Italy. Nationalists elsewhere, including India, read his writing. 1815 के बाद इटली के राष्ट्रवादी जो गियुसेप मैज़िनी ने यही लक्ष्य प्राप्त करने के लिए अपने समर्थकों के साथ मिलकर राजा के खिलाफ साजिश रची थी। भारत से ही दुनिया भर में भर के राष्ट्रवादी उसकी रचनाओं को पढ़ते थे। द कमिंग ऑफ सोशलिज्म इन यूरोप, यूरोप में समाजवाद का आना। Perhaps one of the most far-reaching vision of how societies should be structured was socialism. By the mid-19th century in Europe, socialism was a well-known body of ideas that attracted widespread attention. समाज के पुनर्गठन की संभवतः सबसे दूरगामी दृष्टि प्रदान करने वाली विचारधारा समाजवाद ही थी। 19वीं सेंचुरी के मिडल में यूरोप में समाजवाद एक जाना पहचाना विचार था। उसकी तरफ बहुत सारे लोगों का ध्यान आकर्षित हो रहा था। Socialists were against private property and saw it as the root of all social ills of the time. Why? Individuals owned the property that gave employment, but the propertied were concerned only with personal gain and not with the welfare of those who made the property productive. So, if society as a whole rather than single individuals controlled property, more attention would be paid to collective social interests. Socialists wanted this change and campaigned for it. समाजवादी निजी संपत्ति के विरोधी थे, यानी वे संपत्ति पर निजी स्वामित्व को सही नहीं मानते थे, यानी कि वो पर्सनल जो प्रॉपर्टी थी उसको सही नहीं मानते थे। उनका कहना था कि संपत्ति के निजी स्वामित्व की व्यवस्था ही सारी समस्याओं का जड़ है। वे ऐसा क्यों मानते थे? उनका तर्क था कि बहुत सारे लोगों के पास संपत्ति तो है जिससे दूसरों को रोजगार भी मिलता है, लेकिन प्रॉब्लम ये है कि संपत्तिधारी व्यक्ति को सिर्फ अपने ही फायदे से मतलब होता है। वह उनके बारे में नहीं सोचता जो उसकी संपत्ति को और ज़्यादा प्रोडक्टिव बनाते हैं। इसलिए अगर संपत्ति पर किसी एक व्यक्ति के बजाय पूरे समाज का नियंत्रण हो तो साझा सामाजिक हितों पर ज़्यादा अच्छी तरह ध्यान दिया जा सकता है। समाजवाद इस तरह का बदलाव चाहते थे इसके लिए उन्होंने बड़े पैमाने पर अभियान चलाया। How could a society with property operate? What would be the basis of socialist society? कोई समाज संपत्ति के बिना कैसे चल सकता है? समाजवादी समाज का आधार क्या होगा?
Socialists had different vision of the future. Some believed in the idea of cooperatives. Robert Owen, 1771 to 1858, a leading English manufacturer, sought to build a cooperative community called New Harmony in India, USA, Indiana. Other socialists felt that cooperatives could not be built on a wide scale only through individuals' initiative. They demanded that governments encourage cooperatives. In France, sorry, yes, France, for instance, Louis Blanc, 1813 to 1882, wanted the government to encourage cooperativism replace capitalist enterprises. These cooperatives were to be the association of people who produced good together and divided the profit according to the work done by the member. समाजवादियों के पास भविष्य की एक बिल्कुल भिन्न दृष्टि थी। कुछ समाजवादियों को कोऑपरेटिव यानी कि सामूहिक उद्यम यानी कि एक साथ मिलकर काम करने के विचार में दिलचस्पी थी। इंग्लैंड के जाने माने उद्योगपति रॉबर्ट ओवेन ने इंडियाना यानी कि अमेरिका में नया समन्वय, न्यू हार्मोनी का मतलब होता है नया समन्वय, के नाम से एक नए तरह के समुदाय की रचना का प्रयास किया। कुछ समाजवादी मानते थे कि केवल व्यक्तिगत पहलकदमी से बहुत बड़े सामाजिक खेत नहीं बनाए जा सकते। वह चाहते थे कि सरकार अपनी तरफ से सामूहिक खेती को बढ़ावा दे। उपकरण के लिए फ्रांस में लुई ब्लैंक चाहते थे कि सरकार पूंजीवादी उद्यमों की जगह सामूहिक उद्यमों को बढ़ावा दे। कोऑपरेटिव ऐसे लोगों के समूह थे जो मिलकर चीज़ें बनाते थे और मुनाफे को प्रत्येक सदस्य द्वारा किए गए काम के हिसाब से आपस में बांट लेते थे। Karl Marx, 1818 to 1883, the Frederick Engels, 1822 1895, added other ideas of this body of arguments. Marx argued that industrial society was capitalist. Capitalists owned the capital invest in factories, and the profit of capitalists was produced by workers. The condition of workers could not improve as long as this profit was accumulated by private capitalists. Workers had to overthrow capitalism and the rule of private property. Marx believed that to free themselves from capitalist exploitation, workers had to construct a radically socialist society where all property was socially controlled. This would be a communist society. He was convinced that workers should triumph in other conflict with capitalists. A communist society was the natural society of the future. Karl Marx, 1818 to 1882, और फेडरिक एंगल्स यानी कि 1820 टू 1895 ने इस दिशा में नए तर्क पेश किए। मार्क्स का कहना था कि औद्योगिक समाज पूंजीवादी समाज है। फैक्ट्रियों में लगी पूंजी पर पूंजीपतियों का अधिकार होता है और पूंजीपतियों का मुनाफा मजदूरों की मेहनत से ही होता है। मार्क्स का ऐसा मानना था कि जब तक निजी पूंजीपति इसी तरह मुनाफे का संचय करते जाएंगे तब तक मजदूरों की स्थिति में सुधार नहीं हो सकता। अपनी स्थिति में सुधार लाने के लिए मजदूरों को पूंजीवाद व निजी संपत्ति पर आधारित शासन को उखाड़ फेंकना होगा। मार्क्स का विश्वास था कि खुद को पूंजीवादी शोषण से मुक्त कराने के लिए मजदूरों को एक अत्यंत भिन्न किस्म का समाज बनाना होगा जिसमें सारी संपत्ति पर पूरे समाज का यानी सामाजिक नियंत्रण और स्वामित्व होगा। उन्होंने भविष्य में इस समाज को साम्यवादी यानी कम्युनिस्ट समाज का नाम दिया। मार्क्स को विश्वास था कि पूंजीपतियों के साथ होने वाले संघर्ष में जीत अंततः मजदूरों की होगी। उनकी राय में कम्युनिस्ट समाज ही भविष्य का समाज होगा। सपोर्ट फॉर सोशलिज्म, समाजवाद के लिए समर्थन। बाय द 1870s, socialist ideas spread through Europe to coordinate their efforts. Socialists formed an international body, namely the Second International. 1870 का जो टाइमिंग था उसके आते आते समाजवादी विचार पूरे यूरोप में फैल चुके थे। अपने प्रयासों के समन्वय लाने के लिए समाजवादियों ने द्वितीय इंटरनेशनल यानी कि सेकेंड इंटरनेशनल के नाम से एक अंतर्राष्ट्रीय संस्था भी बना ली थी। Workers in England and Germany began forming associations to fight for better living and working conditions. They set up funds to help members in times of distress and demanded a reduction of working hours and the right to vote. In Germany, these associations worked closely with the Social Democratic Party (SPD) and helped to it win parliamentary seats. By 1905, socialists and trade
Unionists formed a Labour Party in Britain and a Socialist Party in France. However, till 1914, socialists never succeeded in forming a government in Europe, represented by strong figures in parliamentary politics. Their ideas did shape legislation, but governments continued to be run by conservatives, liberals, and radicals. इंग्लैंड और जर्मनी के मज़दूरों ने अपनी जीवन और कार्य स्थितियों में सुधार लाने के लिए संगठन बनाना शुरू कर दिया था। संकट के समय अपने सदस्यों को मदद पहुंचाने के लिए इन संगठनों ने कोष स्थापित किए और काम के घंटों में कमी तथा मताधिकार के लिए आवाज़ उठाना शुरू कर दिया। जर्मनी में सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी के साथ इन संगठनों के काफ़ी गहरे रिश्ते थे और संसदीय चुनावों में वे पार्टी की मदद भी किया करते थे। 1905 तक ब्रिटेन के समाजवादियों और ट्रेड यूनियन आंदोलनकारियों ने लेबर पार्टी के नाम से अपनी एक अलग पार्टी बना ली थी। फ्रांस में भी सोशलिस्ट पार्टी के नाम से ही एक ऐसी पार्टी का गठन किया गया, लेकिन 1914 तक यूरोप में समाजवादी कहीं भी सरकार बनाने में कामयाब नहीं हो पाए। संसदीय राजनीति में उनके प्रतिनिधि बड़ी संख्या में जीतते रहे। उन्होंने कानून बनवाने में भी अहम भूमिका निभाई, मगर सरकारों में रूढ़िवादी, उदारवादी और रेडिकलों का ही दबदबा बना रहा। द रशियन रेवोल्यूशन यानी कि रशियन क्रांति। In one of the least industrialized of European states, this situation was reserved. Socialists took over the government in Russia through the October Revolution of 1917. The fall of monarchy in February 1917 and the events of October are normally called the Russian Revolution. यूरोप के सबसे बड़े औद्योगिक देशों में से एक रशिया में यह समीकरण उलट गया। 1917 की अक्टूबर क्रांति के जरिए रूस यानी रशिया की सत्ता पर समाजवादियों ने कब्जा कर लिया। फरवरी 1917 में राजशाही के पतन और अक्टूबर की घटनाओं को ही अक्टूबर क्रांति कहा गया। हाउ डिड दिस कम अबाउट? व्हाट वर द सोशल एंड पॉलिटिकल कंडीशन इन रशिया व्हेन द रेवोल्यूशन अकर्ड? टू आंसर दिस क्वेश्चन, लेट्स लुक एट रशिया अ फ्यू ईयर्स बिफोर द रेवोल्यूशन। ऐसा कैसे हुआ? क्रांति के समय रूस के सामाजिक और राजनीतिक हालात कैसे थे? इन सवालों के जवाब के लिए हमें रूस की जो क्रांति थी यानी रशियन रेवोल्यूशंस के कुछ साल पहले की स्थितियों पर नज़र लगाना होगा। द रशियन एम्पायर इन 1914 में रशियन एम्पायर। इन 1914 ज़ार निकोलस II रूल्ड रशिया एंड इट्स एम्पायर. Beside the territory and Moscow, the Russian Empire included current-day Finland, Latvia, Lithuania, Estonia, parts of Poland, Ukraine, and Belarus. It stretched to the Pacific and comprised today's Central Asia states as well as Georgia, Armenia, and Azerbaijan. The majority religion was Russian Orthodox Christianity, who had grown out of the Greek Orthodox Church, but the empire also included Catholics, Protestants, Muslim and Buddhists. 1914 में रूस और उसके पूरे साम्राज्य पर जार निकोलस II का शासन था। मॉस्को के आसपास पड़ने वाले भूक्षेत्र के अलावा आज का जो फिनलैंड है, लातविया है, लिथुआनिया, एस्टोनिया और पोलैंड, यूक्रेन व बेलारूस के कुछ हिस्से रूसी साम्राज्य के अंग थे। यह साम्राज्य प्रशांत महासागर तक फैला हुआ था और आज के मध्य एशियाई राज्यों के साथ साथ जॉर्जिया, आर्मेनिया और अज़रबैजान तक था में भी इसी साम्राज्य के अंतर्गत आते थे। रूस में ग्रीक ऑर्थोडॉक्स चर्च में उपजी शाखा रूस में ग्रीक ऑर्थोडॉक्स चर्च से उपजी शाखा रूसी ऑर्थोडॉक्स क्रिश्चियनिटी को मानने वाले बहुमत में थे, लेकिन इस साम्राज्य के तहत रहने वालों में कैथोलिक, प्रोटेस्टेंट, मुस्लिम और बौद्ध भी शामिल थे। इकोनॉमी एंड सोसाइटी, अर्थव्यवस्था और समाज। At the beginning of the 20th century, the vast majority of Russia peoples were agriculturists.
About 85% of the Russian Empire's population earned their living from agriculture. This proportion was higher than in most European countries. For instance, in the France and Germany, the proportion was between 40% and 50%. In the empire, cultivators produced for the market as well as for their own needs, and Russia was a major exporter of grain. 20th सेंचुरी की शुरुआत में रूस की आबादी का एक बहुत बड़ा हिस्सा खेती बाड़ी से जुड़ा हुआ था। रशियन समाज या साम्राज्य की लगभग 85% जनता आजीविका के लिए खेती पर निर्भर थी। यूरोप के किसी भी देश में खेती पर आश्रित जनता का प्रतिशत इतना नहीं था। उदाहरण के तौर पर फ्रांस और जर्मनी में खेतों पर निर्भर आबादी 40 to 50% से ज़्यादा नहीं थी। रूसी साम्राज्य के किसान अपनी ज़रूरतों के साथ साथ बाजार के लिए भी पैदावार करते थे। रूस अनाज का एक बड़ा निर्यातक था। Industry was found in pockets. Prominent industrial areas were St. Petersburg and Moscow. Craftsmen undertook much of the production, but large factories existed alongside craft workshop. Many factories were set up in the 1890s when Russia's railway network was extended and foreign investment in industry increased. Coal production doubled and iron and steel output quadrupled. By the 90s, in some areas, factory workers and craftsmen were almost equal in numbers. उद्योग बहुत कम थे। सेंट पीटर्सबर्ग और मॉस्को प्रमुख औद्योगिक इलाके थे। हालांकि ज़्यादातर उत्पादन कारीगर ही करते थे, लेकिन कारीगरों की वर्कशॉप के साथ साथ बड़े बड़े कल कारखाने भी मौजूद थे। बहुत सारे कारखाने 1890 के दशक में चालू हुए थे, जब रूस के रेल नेटवर्क को फैलाया जा रहा था। उसी समय रूसी उद्योगों में विदेशी निवेश भी तेज़ी से बढ़ा था। इन कारणों के चलते कुछ ही सालों में रशिया का कोयला उत्पादन 2 गुना और स्टील उत्पादन में 4 गुने की वृद्धि हुई। सन 1900 तक कुछ इलाकों में तो जो वर्कर्स थे और कारखाने में जो काम करने वाले वर्कर्स थे, उनकी संख्या लगभग बराबर हो चुकी थी। Most industry was the private property of industrialists. Government supervised large factories to ensure minimum wages and limited hours of work, but factory inspectors could not prevent rules being broken. In craft unit and small workshop, the working day was sometimes 15 hours, compared with 10 or 12 hours in factories. Accommodation varied from rooms to dormitories. ज़्यादातर कारखाने उद्योगपतियों की निजी संपत्ति थे। मजदूरों को न्यूनतम वेतन मिलता था और काम की के जो घंटे थे वो काफ़ी ज़्यादा थे। इस बात का ध्यान रखने के लिए सरकारी विभाग बड़ी फैक्ट्रियों पर नज़र रखते थे, लेकिन फैक्ट्री इंस्पेक्टर भी नियमों के उल्लंघन को रोक पाने में नाकामयाब थे। जो वर्कर्स थे उनको वर्कशॉपों में 15 घंटे तक काम करवा लिया जाता था, जबकि जो फैक्ट्रीज थे उसमें मजदूर आमतौर पर 10 से 12 घंटे ही काम करते थे। मजदूरों के रहने के लिए भी कमरों से लेकर के डॉर्मिटरी तक तरह तरह की व्यवस्था मौजूद थी। Workers were a divided social group. Some had a strong link with the villages from which they came. Others had settled in cities permanently. Workers were divided by skill. Metal workers of St. Petersburg recalled metal workers considers themselves Metal workers considered themselves aristocrats among other workers. Their occupations demanded more training and skills. Women made up 31% of the factory labor force by 1914, but they were paid less than men, between half and the three quarters of a man's wage. Divisions among workers show themselves in dress and manners too. Some workers framed association to help members in time of unemployment or financial hardship, but such associations were few. सामाजिक स्तर पर मजदूर बटे थे। कुछ मजदूर अपने मूल गांव के साथ अभी भी गहरे संबंध बनाए हुए थे। बहुत सारे मजदूर स्थायी रूप से शहरों में बस चुके थे। उनके बीच योग्यता और दक्षता के स्तर पर भी काफ़ी फर्क था। सेंट पीटर्सबर्ग में मेटल वर्कर्स जो थे ने कहा था कि धातुकर्मी मजदूरों में खुद को साहब मानते थे। उनके काम में ज़्यादा प्रशिक्षण और निपुणता की ज़रूरत रहती थी। 1914 में फैक्ट्री मजदूरों में वुमेन की संख्या 31% थी, लेकिन उन्हें मेन वेजेस वर्कर्स के मुकाबले कम सैलरी मिलता था।
कभी कभी आधा या तीन चौथाई। मजदूरों के बीच मौजूद फासला उनके पहनावे और व्यवहार में भी साफ दिखाई देता था। यद्यपि कुछ मजदूरों ने बेरोजगारी या आर्थिक संकट के समय एक दूसरे की मदद के लिए संगठन बना लिए थे, लेकिन ऐसे संगठन बहुत कम थे। Despite divisions, workers did unite to stop work when they disagreed with employers about dismissals or work conditions. These strikes took place frequently in the textile industry during 1986 and 1997, and it in the metal industry during 1902. इन विविधों के बावजूद जब किसी को नौकरी से निकाल दिया जाता था या उन्हें मालिक से कोई शिकायत होती थी तो मजदूर एकजुट होकर हड़ताल भी कर देते थे। 1896 से 1897 के बीच कपड़ा उद्योग और 1902 में धातु उद्योग में ऐसी हड़तालें काफ़ी संख्या में आयोजित की गई। इन द कंट्री साइड पीसेंट्स cultivated most of the land, but nobility, the crown, and the Orthodox Church owned large properties. Like workers, peasant too were divided. देहात की ज़्यादातर ज़मीन पर किसान खेती करते थे, लेकिन विशाल संपत्तियों पर सामंतों, राजशाही और ऑर्थोडॉक्स चर्च का कब्जा था। मजदूरों की तरह किसान भी बटे हुए थे। दे वर ऑल्सो deeply religious, but except in a few cases they had no respect for the nobility. Nobles got their power and position through their services to the Tsar, not through local popularity. This was unlike France, where during the French Revolution in Brittany, peasants respected nobles and fought for them. In Russia, peasants wanted the land of the nobles to be given to them. Frequently, they refused to pay rent and even murdered landlords. In 1902, it occurred on a large scale in South Russia, and in 1905, such incidents took place all over Russia. किसान बहुत धार्मिक स्वभाव के थे। इक्का दुक्का अपवादों को छोड़ दिया जाए तो वो सामंतों और नवाबों का बिल्कुल सम्मान नहीं करते थे। नवाबों और सामंतों को जो सत्ता और हैसियत मिली हुई थी वह लोकप्रियता की वजह से नहीं, बल्कि ज़ार के प्रति उनकी निष्ठा और सेवाओं के बदले मिली थी। यहाँ की स्थिति फ्रांस जैसी नहीं थी। मिसाल के तौर पे जो फ्रेंच रेवोल्यूशन के दौरान ब्रिटेनी के किसान न केवल नवाबों का सम्मान करते थे, बल्कि उन्होंने नवाबों को बचाने के लिए बाकायदा लड़ाइयाँ भी लड़ी। जबकि इसके विपरीत रशिया के जो किसान थे चाहते थे कि नवाबों की ज़मीन छीनकर किसानों के बीच बांट दी जाए। ज़्यादातर वह लगान भी नहीं चुकाते थे। कई जगह तो ज़मींदारों की हत्या की जा चुकी थी। 1902 में दक्षिण रूस यानी कि साउथ रशिया में ऐसी घटनाएं बड़े पैमाने पर घटी और 1905 में तो पूरे रशिया में ही ऐसी घटनाएं होने लगी। Russian peasants were different from other European peasants in another way. They pooled their land together periodically and their commune यानी mir divided in it according to needs of individual families. रशियन जो किसान थे यूरोप के बाकी किसानों के मुकाबले एक और लिहाज से भी अलग थे। यहाँ के किसान समय समय पर सारी ज़मीनों को अपनी कम्यून यानी मीर को सौंप देते थे और फिर कम्यून की प्रत्येक परिवार की ज़रूरत के हिसाब से किसानों को ज़मीन बांटता था। सोशलिज्म इन रशिया यानी कि रशिया में सोशलिज्म यानी कि समाजवाद। ऑल पॉलिटिकल पार्टीज वर इलीगल इन रशिया बिफोर 1914. The Russian Social Democratic Workers' Party was founded in 1898 by socialists who respected Marx's ideas. However, because of government policing, it had to operate as an illegal organization. It set up a newspaper, mobilized workers and organized strikes. 1914 से पहले रशिया में सभी राजनीतिक पार्टियां गैर कानूनी थीं। मार्क्स के विचारों को मानने वाली समाजवादियों ने 1898 में रशियन सोशल डेमोक्रेट वर्कर्स पार्टी का गठन किया था। सरकारी आतंक के कारण इस पार्टी को गैर कानूनी संगठन के रूप में काम करना पड़ा था। इस पार्टी का एक अखबार निकलता था। उसने मजदूरों को संगठित किया और हड़ताल आदि कार्यक्रम आयोजित किए। Some Russian socialists felt that the Russian peasants' custom of dividing land periodically made them natural socialists, so peasants, not workers,
would be the main force of the revolution, and Russia could become socialist more quickly than other countries. Socialists were active in the countryside through the late 19th century. They formed the Socialist Revolutionary Party in 1900. This party struggled for peasants' right and demanded that land belonging to nobles be transferred to peasants. Social Democrats disagreed with socialist revolutionaries about peasants. Lenin felt that peasants were not one united group. Some were poor and others rich. Some worked as laborers while others were capitalists who employed workers. Given this differentiation within, they could not all be part of a socialist socialist movement. कुछ रूसी समाजवादियों को लगता था कि रूसी किसान जिस तरह समय समय पर ज़मीन बांटते हैं, उससे पता चलता है कि वह स्वाभाविक रूप से समाजवादी भावना वाले लोग हैं। इसी आधार पर उनका मानना था कि रूस में मजदूर नहीं बल्कि किसान ही क्रांति की मुख्य शक्ति बनेंगे। वे क्रांति का नेतृत्व करेंगे और रूस बाकी देशों के मुकाबले ज़्यादा जल्दी समाजवादी देश बन जाएगा। 19th सेंचुरी के आखिर में रूस के ग्रामीण इलाकों में समाजवादी काफ़ी सक्रिय थे। 1900 में उन्होंने सोशलिस्ट रेवोल्यूशनरी पार्टी का गठन किया। इस पार्टी में किसानों के अधिकारों के लिए संघर्ष किया गया और मांग की कि सामंतों के कब्जे वाली ज़मीन फ़ौरन किसानों को सौंप दी जाए। किसानों के सवालों पर सामाजिक लोकतांत्रिक खेमा समाजवादी क्रांतिकारियों से सहमत नहीं था। लेनिन का मानना था कि किसानों में एकजुटता नहीं है, वे बटे हुए हैं। कुछ किसान गरीब थे, कुछ अमीर, कुछ मजदूरी करते थे तो कुछ पूंजीपति थे जो नौकरों से खेती करवाते थे। इन आपसी विभेदों के चलते वे सामाजिक आंदोलन का हिस्सा नहीं हो सके। The party was divided over the strategy of organization. Vladimir Lenin, who led the Bolshevik group, thought that in a repressive society like Tsarist Russia, the party should be disciplined and should control the number of quality of its member. Others, Mensheviks, thought that the party should be open to all, as in Germany. संगठित रणनीति के सवाल पर पार्टी में गहरे मतभेद थे। व्लादिमीर लेनिन, बोल्शेविक खेमे के जो प्रेसिडेंट थे, सोचते थे कि ज़ार यानी कि राजा शासित रशिया जैसे दमनकारी समाज में पार्टी अत्यंत अनुशासित होनी चाहिए और अपने सदस्यों की संख्या व स्तर पर उनका पूरा नियंत्रण होना चाहिए। दूसरा जो खेमा था यानी मेंशेविक का मानता था कि पार्टी में सभी को सदस्यता दी जानी चाहिए। टर्बुलेंट टाइम यानी कि उथल पुथल का समय, द 1905 रेवोल्यूशन। रशिया वॉज एन ऑटोक्रेसी अनलाइक अदर यूरोपियन रूलर्स। इवन एट द बिगनिंग ऑफ द 20th century, द ज़ार वॉज नॉट सब्जेक्ट टू पार्लियामेंट। रूस यानी रशिया एक निरंकुश राजशाही था। अन्य यूरोपीय शासकों के विपरीत 20th सेंचुरी की शुरुआत में भी जार राष्ट्रीय संसद के अधीन नहीं था। Liberals in Russia campaigned to end this state of affairs. Together with the Social Democrats and Socialist revolutionaries, they worked with peasants and workers during the revolution of 1905 to demand a constitution. They were supported in the empire by nationalists in Poland, for instance, and in Muslim-dominated areas by jihadists who wanted modernized Islam to lead their societies. उदारवादियों ने इस स्थिति को खत्म करने के लिए बड़े पैमाने पर मुहिम चलाई। 1905 की क्रांति के दौरान उन्होंने संविधान की रचना के लिए सोशल डेमोक्रेट और समाजवादी क्रांतिकारियों को साथ लेकर किसानों और मजदूरों के बीच काफ़ी काम किया। रूसी साम्राज्य के तहत उन्हें राष्ट्रवादियों और इस्लाम के आधुनिकीकरण के समर्थक जदीदियों यानी कि मुस्लिम बहुल इलाकों में भी समर्थन मिला। The year 1904 was a particularly bad one for Russian workers. Prices of essential goods rose so quickly, the real wages declined by 20%. The membership of Workers' Association rose dramatically when 4 members of the Assembly of Russian Workers, which had been formed in 1904, were dismissed at the Putilov Iron Works. There was a call for industrial action. Over the next few days, over 110,000 workers in the St. Petersburg went on a strike demanding a reduction in the working day to 8 hours and increase in wages and improvement in working condition.
रूसी मज़दूरों के लिए 1904 का साल बहुत बुरा रहा। ज़रूरी चीज़ों की कीमतें इतनी ज़्यादा बढ़ गईं कि जो उनकी रियल वेजेस में 20% तक की गिरावट आ गई। उसी समय मज़दूर संगठनों की सदस्यता में भी तेज़ी से वृद्धि हुई। 1904 में जब गठित की गई असेंबली ऑफ रशियन वर्कर्स के 4 सदस्यों को प्यूतिलोव आयरन वर्क्स में उनकी नौकरी से हटा दिया गया तो मज़दूरों ने आंदोलन छेड़ने का ऐलान कर दिया। अगले कुछ दिनों के भीतर सेंट पीटर्सबर्ग के 1,10,000 से ज़्यादा मजदूर काम के घंटे घटाकर 8 घंटे किए जाने, वेतन में वृद्धि और कार्यस्थिति में सुधार की मांग करते हुए हड़ताल पर चले गए। When the procession of workers led by Father Gapon reached the Winter Palace, it was attacked by the police and the Cossacks. Over 100 workers were killed and about 300 wounded. The incident, known as Bloody Sunday, started a series of events that became known as the 1995 Revolution. Strikes took places all over the country, and universities closed down when students' bodies staged walkouts campaigning about the lack of the civil liberties. Lawyers, doctors, engineers, and other middle class workers established the Union of Unions and demanded a constituent assembly. इसी दौरान जब पादरी गैपोन के नेतृत्व में मज़दूरों का एक जुलूस विंटर पैलेस यानी कि जो ज़ार का महल था के सामने पहुंचा तो पुलिस और कोसैक्स ने मज़दूरों पर हमला बोल दिया। इस घटना में 100 से ज़्यादा मज़दूर मारे गए और 300 से ज़्यादा घायल हो गए। इतिहास में इस घटना को खूनी रविवार के नाम से याद किया जाता है। 1905 की क्रांति की शुरुआत इसी घटना से हुई थी। सारे देश में हड़ताल होने लगी। जब नागरिक स्वतंत्रता के अभाव का विरोध करते हुए विद्यार्थी अपनी कक्षाओं का बहिष्कार करने लगे तो विश्वविद्यालय भी बंद कर दिए गए। वकील, डॉक्टर, इंजीनियर और अन्य मध्यवर्गीय कामगारों ने संविधान सभा के गठन की मांग करते हुए यूनियन ऑफ यूनियंस की स्थापना कर दी। During the 1905 revolution, the Tsar allowed the creation of an elected consultative parliament of your Duma. For a brief while during the revolution, there existed a large number of trade unions and factory committees made up of factory workers. After 1905, most committees and union worked unofficially since they were declared illegal. Severe restrictions were placed on political activity. The Tsar dismissed the first Duma within 75 days and the re-elected second Duma within the 3 months. He did not want any questioning of his authority or any reduction in his power. He changed the voting laws and packed the third Duma with conservative politicians, liberals, and revolutionaries were kept out. 1905 की क्रांति के दौरान ज़ार ने एक निर्वाचित परामर्शदाता संसद या ड्यूमा के गठन पर अपनी सहमति दे दी। क्रांति के समय कुछ दिन तक फैक्ट्री मजदूरों की बहुत सारी ट्रेड यूनियनें और फैक्ट्री कमेटियां भी अस्तित्व में रहीं। 1905 के बाद ऐसी ज़्यादातर कमेटियां और यूनियनें अनधिकृत रूप में काम करने लगी क्योंकि उन्हें गैर कानूनी घोषित कर दिया गया था। राजनीतिक गतिविधियों पर भारी पाबंदियां लगा दी गईं। ज़ार ने पहली ड्यूमा को मात्र 75 दिन के भीतर और पुनर्निर्वाचित दूसरी ड्यूमा को 3 महीने के भीतर बर्खास्त कर दिया। वह किसी तरह की जवाबदेही या अपनी सत्ता पर किसी तरह का अंकुश नहीं चाहता था। उसने मतदान कानूनों में फेरबदल करके तीसरी ड्यूमा में रूढ़िवादी राजनेताओं को भर डाला। उदारवादियों और क्रांतिकारियों को बाहर रख दिया गया। द फर्स्ट वर्ल्ड वॉर एंड द रशियन एम्पायर। पहला विश्व युद्ध और रशियन एम्पायर। In 1914, war broke out between the two European alliances, Germany, Austria and Turkey, the Central Powers, and France, Britain and Russia, later Italy and Romania. 1914 में दो यूरोपीय गठबंधों में के बीच युद्ध छिड़ गया। एक खेमे में जर्मनी, ऑस्ट्रिया और तुर्की जो कि केंद्रीय शक्तियां थे तो दूसरे खेमे में फ्रांस, ब्रिटेन व रूस। बाद में इटली और रोमानिया भी इस खेमे में शामिल हो गए। ईच कंट्री हैड अ ग्लोबल एम्पायर and the war was fought outside Europe as well as in Europe. This was the First World War. इन सभी देशों के पास विशाल वैश्विक साम्राज्य थे, इसलिए यूरोप के साथ साथ यह युद्ध यूरोप के बाहर भी फैल गया। इसी युद्ध को पहला विश्व युद्ध कहा जाता है। इन रशिया the war was initially popular and people rallied around Tsar Nicholas II. As the war continued, though, the Tsar refused to consult the main parties in the Duma. Support wore thin. Anti-German sentiments ran high, as can be seen in the renaming of St. Petersburg, a German name, as Petrograd. The Tsarina Alexandra's German origins and poor
advisors, especially a monk called Rasputin, made the autocracy unpopular. इस युद्ध को शुरू शुरू में रूसियों का काफ़ी समर्थन मिला। जनता ने ज़ार का साथ दिया, लेकिन जैसे जैसे युद्ध लंबा खिंचता गया, ज़ार ने ड्यूमा में मौजूद मुख्य पार्टियों से सलाह लेना छोड़ दिया। उसके प्रति जन समर्थन कम होने लगा। जर्मन विरोधी भावनाएं दिनों दिन बलवती होने लगीं। जर्मनी विरोधी भावनाओं के कारण ही लोगों ने सेंट पीटर्सबर्ग का नाम बदल करके पेट्रोग्राद रख दिया, क्योंकि सेंट पीटर्सबर्ग जर्मन नाम था। ज़ारिना, ज़ार की पत्नी महारानी अलेक्जेंड्रा के जर्मन मूल का होने और उसके घटिया सलाहकारों, खास तौर से राष्ट्रपति नामक एक सन्यासी ने राजशाही को और अलोकप्रिय बना दिया। The First World War on the Eastern Front different from that one of the Western Front. In the West, armies fought from trenches stretched along eastern France. In the East, armies moved a good deal and fought battles, leaving large casualties. Defeats were shocking and demoralizing. Russia's armies lost badly in Germany and Austria between 1914 and 1916. There were over 7 million casualties by 1917. As they retreated, the Russian army destroyed crops and buildings to prevent the enemy from being able to live off the land. The destruction of crops or building led to over 3 million refugees in Russia. प्रथम विश्व युद्ध के पूर्वी मोर्चे पर चल रही लड़ाई पश्चिमी मोर्चे की लड़ाई से भिन्न थी। पश्चिम में सैनिक पूर्वी फ्रांस की सीमा पर बनी खाइयों से लड़ाई लड़ रहे थे, जबकि पूर्वी मोर्चे पर सेना ने काफ़ी बड़ा फासला तय कर लिया था। इस मोर्चे पर बहुत सारे सैनिक मौत के मुंह में जा चुके थे। सेना की पराजय ने रूसियों का मनोबल तोड़ दिया। 1914 से 1916 के बीच जर्मनी और ऑस्ट्रिया में रूसी सेनाओं को भारी पराजय झेलनी पड़ी। 1917 तक 70 लाख लोग मारे जा चुके थे। पीछे हटती रूसी सेनाओं में पड़ने वाली फसलों और इमारतों को भी नष्ट कर डाला, ताकि दुश्मन वहां टिक न सकें। फसलों और इमारतों के विनाश से रूस में 30 लाख से ज़्यादा लोग शरणार्थी हो गए। द सिचुएशन discredited the government and the Tsar. Soldiers did not wish to fight such a war. इन हालात ने सरकार और ज़ार दोनों को अलोकप्रिय बना दिया। सिपाही भी युद्ध से तंग आ चुके थे, अब वो लड़ना नहीं चाहते थे। The war also had a severe impact on industry. Russia's own industries were few in numbers and the country was cut off from other suppliers of industrial goods by German control of the Baltic Sea. Industrial equipment disintegrated more rapidly in Russia than elsewhere in Europe. By 1916, railway lines began to break down. Able-bodied men were called up to the war. As a result, there were labor shortage and small workshops producing essential were shut down. Large supplies of grain were sent to feed the army. For the people in the cities, bread and flour became scarce. By the winter of 1960s, riots at bread shops were common. उद्योग से युद्धों पर भी बुरा असर पड़ा था। रूस ने अपने उद्योग तो वैसे भी बहुत कम थे, अब तो बाहर से मिलने वाली आपूर्ति भी बंद हो गई, क्योंकि बाल्टिक समुद्र में जिस रास्ते से विदेशी औद्योगिक सामान आते थे उस पर जर्मनी का कब्जा हो चुका था। यूरोप के बाकी देशों के मुकाबले रूस के औद्योगिक उपकरण ज़्यादा तेज़ी से बेकार होने लगे। 1916 तक रेलवे लाइनें टूटने लगी। अच्छी सेहत वाले मर्दों को युद्ध में झोंक दिया गया। देश भर में मजदूरों की कमी पड़ने लगी और ज़रूरी सामान बनाने वाली छोटी छोटी वर्कशॉप ठप होने लगी। ज़्यादातर अनाज सैनिकों का पेट भरने के लिए मोर्चे पर भेजा जाने लगा। शहरों में रहने वालों के लिए रोटी और आटे की किल्लत पैदा हो गई। 1916 की सर्दियों में रोटी की दुकानों पर अक्सर दंगे होने लगे। द फेब्रुअरी रेवोल्यूशन इन पेट्रोग्रेड में फेब्रुअरी रेवोल्यूशन। इन द विंटर ऑफ 1917 conditions in the capital Petrograd were grim. The layout of the city seemed to emphasize the divisions among its people. The workers' quarters and factories were located on the right bank of the river Neva. On the left bank were the fashionable areas, the Winter Palace and official building, including the palace where the Duma met.
In February 1917, food shortage were deeply felt in the workers' quarters. The winter was very cold. There had been exceptional frost and heavy snow. Parliamentaries wishing to preserve elected government were opposed to the Tsar desires to dissolve the Duma. 1917 की सर्दियों में राजधानी पेट्रोग्रेड में की हालत बहुत ख़राब थी। ऐसा लगता था कि मानो जनता में मौजूद विभिन्नताओं को ध्यान में रखकर ही शहर की बनावट तय की गई थी। मजदूरों के क्वार्टर और कारखाने नेवा नदी के दाएं तट पर थे। बाएं किनारे पर फैशनेबल इलाके, विंटर पैलेस और सरकारी इमारतें थीं। जिस महल में ड्यूमा की बैठक होती थी वह भी इसी तरफ था। फरवरी में मजदूरों के इलाके में खाद्य पदार्थों की भारी कमी पैदा हो गई। उस साल ठंड भी बहुत ज़्यादा थी। भीषण कोहरा और बर्फबारी हो रही थी। संसदीय प्रतिनिधि चाहते थे कि निर्वाचित सरकार बची रहे, इसलिए वह जार द्वारा ड्यूमा को भंग करने के लिए की जा रही कोशिशों का विरोध कर रहे थे। On 22nd February, a lockout took place at a factory on the right bank. The next day, workers in 50 factories called a strike in sympathy. In many factories, women led the way to strikes. This came to be called the International Women's Day. Demonstrating workers crossed from the factory quarters to the center of the capital, the Nevsky Prospect. At this stage, no political party was actively organizing the movement. 22 फरवरी को दाएं तट पर स्थित एक फैक्ट्री में तालाबंदी घोषित कर दी गई। अगले दिन इस फैक्ट्री के मजदूरों के समर्थन में 50 फैक्ट्रियों के मजदूरों ने भी हड़ताल का ऐलान कर दिया। बहुत सारे कारखानों में हड़ताल का नेतृत्व तो औरतें भी कर रही थी। इस दिन को बाद में अंतर्राष्ट्रीय वुमेन डे एंड इंटरनेशनल वुमेन डे के नाम से का नाम दिया गया। आंदोलनकारी जनता बस्ती पार करके राजधानी के बीचों बीच नेव्स्की प्रोस्पेक्ट तक आ गए। इस समय तक कोई राजनीतिक पार्टी आंदोलन को सक्रिय रूप से संगठित और संचालित नहीं कर रही थी। एज द फैशनेबल क्वार्टर्स एंड ऑफिशियल बिल्डिंग्स वर सराउंडेड बाई वर्कर्स, द गवर्नमेंट imposed a curfew. Demonstrators dispersed by the evening, but they came back on the 24th and 25th. The government called out the cavalry and police to keep an eye on them. जब फैशनेबल रिहायशी इलाकों और सरकारी इमारतों को मजदूरों ने घेर लिया तो सरकार ने कर्फ्यू लगा दिया। शाम तक प्रदर्शनकारी तितर बितर हो गए, लेकिन 24 और 25 तारीख को फिर इकट्ठा हुए। सरकार ने उन पर नज़र रखने के लिए घुड़सवार सैनिकों और पुलिस को तैनात कर दिया। On Sunday 25 February, the government suspended the Duma. Politicians spoke out against the measures. Demonstrators returned in force to the streets of the left bank of the 26th. On the 27th, the police headquarters were ransacked. The streets thronged with people raising slogans about bread, wedges, better house and democracy. The government tried to control the situation and called out the cavalry once again. However, the cavalry refused to fire on the demonstrators. रविवार 25 फरवरी को सरकार ने ड्यूमा को बर्खास्त कर दिया। सरकार के इस फैसले के खिलाफ राजनीतिज्ञ बयान देने लगे। 26 तारीख को प्रदर्शनकारी बहुत बड़ी संख्या में बाएं तट के इलाके में इकट्ठा हुए। 27 को उन्होंने पुलिस मुख्यालयों पर हमला करके उन्हें तहस नहस कर दिया। रोटी, सैलरी, काम के घंटों में कमी और लोकतांत्रिक अधिकारों के पक्ष में नारे लगाते असंख्य लोग सड़कों पर जमा हो गए। सरकार ने स्थिति पर नियंत्रण कायम करने के लिए एक बार फिर घुड़सवार सैनिकों को तैनात किया, लेकिन घुड़सवार सैनिकों की टुकड़ियों ने प्रदर्शनकारियों पर गोली चलाने से मना कर दिया। एन ऑफिसर was shot at the barracks of a regiment and 3 other regiments mutinied, voting to join the strike workers. गुस्साए सिपाहियों ने एक रेजिमेंट की बैरक में अपने ही अफसर पर गोली चला दी। 3 दूसरी रेजिमेंटों ने भी बगावत कर दी और हड़ताली मजदूरों के साथ आकर मिल गए। बाय द इवनिंग, सोल्जर्स एंड striking workers had gathered to form a Soviet council in the same building at the Duma meet. This was the Petrograd Soviet. उसी शाम कुछ सिपाही और मजदूर एक सोवियत या परिषद का गठन करने के लिए उसी इमारत में जमा हुए जहां अब तक ड्यूमा की बैठक हुआ करती थी। यहीं से पेट्रोग्राड सोवियत का जन्म हुआ।
The very next day, a delegation went to see the Tsar. Military commanders advised him to abdicate. He followed their advice and abdicated on 2nd March. Soviet leaders and Duma leaders formed a provincial government to run the country. Russia's future would be decided by a constituent assembly elected on the basis of universal adult suffrage. Petrograd had led the February Revolution that brought down the monarchy in February 1917. अगले दिन एक प्रतिनिधि मंडल जार से मिलने गया। सैनिक कमांडरों ने उसे सलाह दी कि वह जार गद्दी छोड़ दे। उसने कमांडरों की बात मान ली और 2 मार्च को गद्दी छोड़ दी। सोवियत और ड्यूमा के नेताओं ने देश का शासन चलाने के लिए एक अंतरिम सरकार बना ली। तय किया गया कि रूस के भविष्य के बारे में फैसला लेने की जिम्मेदारी संविधान सभा को सौंप दी जाए और उसका चुनाव सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार के आधार पर किया जाए। फरवरी 1917 में राजशाही को गद्दी से हटाने वाली क्रांति का झंडा पेट्रोग्राद की जनता के हाथों में आ गया। आफ्टर फरवरी के बाद army officials, landowners and industries were influential in the provincial government, but the liberals as well as the socialists among them worked towards an elected government. Restrictions on public meeting and association were removed. Soviet, like the Petrograd Soviet, were set up everywhere, though no common system of election was followed. अंतरिम सरकार में सैनिक अधिकारी, भूस्वामी और उद्योगपति प्रभावशाली थे। उनमें उदारवादी और समाजवादी जल्दी से जल्दी निर्वाचित सरकार का गठन चाहते थे। जनसभा करने और संगठन बनाने पर लगी पाबंदी हटा ली गई। हालांकि निर्वाचन का तरीका सब जगह एक जैसा नहीं था, लेकिन पेट्रोग्राड सोवियत की तर्ज पर सब जगह सोवियतें बना ली गई थीं। In April 1917, the Bolshevik leader Vladimir Lenin returned to Russia from his exile. He and the Bolshevik has opposed the war since 1914. Now he felt it was the time for Soviets to take over power. He declared that the war be brought to a close, land be transferred to the peasants, and banks be nationalized. These three demands were Lenin's April thesis. He also argued that the Bolshevik party rename itself the Communist Party to indicate its new radical aims. Most others in the Bolshevik party were essentially surprised by the other April thesis. अप्रैल 1917 में बोल्शेविक के निर्वासित नेता व्लादिमीर लेनिन रूस लौट आए। लेनिन के नेतृत्व में बोल्शेविक 1914 से ही युद्ध का विरोध कर रहे थे। उनका कहना था कि अब सोवियतों को सत्ता अपने हाथ में ले लेनी चाहिए। लेनिन का बयान था कि युद्ध समाप्त किया जाए, सारी ज़मीन किसानों के हवाले की जाए, बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया जाए। इन 3 मांगों को लेनिन की अप्रैल थीसिस के नाम से जाना जाता है। उन्होंने ये भी सुझाव दिया कि अब अपने रेडिकल उद्देश्यों को स्पष्ट करने के लिए बोल्शेविक पार्टी का नाम कम्युनिस्ट पार्टी रख दिया जाए। बोल्शेविक पार्टी के ज़्यादातर लोगों को अप्रैल थीसिस के बारे में सुनकर काफ़ी हैरानी हुई। They thought that the time was not yet ripe for a socialist revolution, and the provincial government needed to be supported. But the developments of the subsequent months changed their attitude. उन्हें लगता था कि अभी समाजवादी क्रांति के लिए सही वक्त नहीं आया है, इसलिए फ़िलहाल अंतरिम सरकार को ही समर्थन दिया जाना चाहिए। लेकिन अगले कुछ महीनों की घटनाओं ने उनकी सोच बदल दी। Through the summers, the workers' movement spread. In industrial areas, factory communities were formed, which began questioning the way industrialists ran their factories. Trade union grew in numbers. Soldiers' committees were formed in the army. In June, about 500 Soviets sent representatives to an all-Russian Congress to Soviet. As the provincial government saw its power reduced and Bolshevik influence grow, it decided to take stern measures against the spreading discontent. It resisted attempts by workers to run factories and began arresting leaders. Popular demonstrations staged by the Bolsheviks in July 1917 were sternly repressed.
गर्मियों में मजदूर आंदोलन और फैल गया। औद्योगिक इलाकों में फैक्ट्री कमेटियां बनाई गई। इन कमेटियों के माध्यम से मजदूर फैक्ट्री चलाने के मालिकों के तौर तरीकों पर सवाल खड़ा करने लगे। ट्रेड यूनियनों की तादाद बढ़ने लगी। सेना में सिपाहियों की समितियां बनने लगी। जून में लगभग 500 सोवियतों ने अखिल रूसी सोवियत कांग्रेस में अपने प्रतिनिधि भेजे। जैसे जैसे अंतरिम सरकार की ताकत कमजोर होने लगी, बोल्शेविकों का प्रभाव बढ़ने लगा। सरकार असंतोष को दबाने के लिए सख्त कदम उठाने लगी। सरकार ने फैक्ट्रियां चलाने की मजदूरों द्वारा की जा रही कोशिशों को रोका और मजदूरों के नेताओं को गिरफ्तार करना शुरू कर दिया। जुलाई 1917 में बोल्शेविकों द्वारा आयोजित किए गए विशाल प्रदर्शनों का भारी दमन किया गया। Many Bolshevik leaders had to go into the hiding or flee. बहुत सारे बोल्शेविक नेताओं को छुपना या भागना पड़ा। Meanwhile, in the countryside, peasants and their socialist revolutionaries leaders pressed for a redistribution of land. Land committees were formed to handle this, encouraged by the socialist revolutionaries. Peasants seized land between July and September 1917. गांव में किसान और उनके समाजवादी क्रांतिकारी नेता भूमि पुनर्वितरण के लिए दबाव डालने लगे थे। इस काम के लिए भूमि समितियां बना दी गई थीं। सामाजिक क्रांतिकारियों से प्रेरणा और प्रोत्साहन लेते हुए जुलाई से सितंबर के बीच किसानों ने बहुत सारी ज़मीनों पर कब्जा कर लिया था। द रेवोल्यूशन ऑफ अक्टूबर 1917। अक्टूबर 1917 की क्रांति। As the conflict between the provincial government and the Bolshevik grew, Lenin feared the provincial government would set up a dictatorship. In September, he began discussion for an uprising against the government. Bolshevik supporters in the army, Soviet and factories were brought together. जैसे जैसे अंतरिम सरकार और बोल्शेविक के बीच टकराव बढ़ता गया, लेनिन को अंतरिम सरकार द्वारा तानाशाही थोपे जाने की आशंका दिखाई देने लगी। सितंबर में उन्होंने सरकार के खिलाफ विद्रोह के बारे में चर्चा शुरू कर दिया। सेना और फैक्ट्री सोवियतों में मजदूर बोल्शेविकों को इकट्ठा करने लगी। On 16th October 1917, Lenin persuaded the Petrograd Soviet and the Bolshevik Party to agree to a socialist seizure of power. A military revolutionary committee was appointed by the Soviet under Leon Trotsky to organize the seizure. The date of the event was kept a secret. 16 अक्टूबर 1917 को लेनिन ने पेट्रोग्रेड सोवियत और बोल्शेविक पार्टी को सत्ता पर कब्जा करने के लिए राजी कर लिया। सत्ता पर कब्जा के लिए लियोन ट्रॉट्स्की के नेतृत्व में सोवियत की एक सैनिक क्रांतिकारी समिति का गठन किया गया। इस बात का खुलासा नहीं किया गया कि योजना को किस दिन लागू करना है। The uprising began on 24 October. Sensing trouble, Prime Minister Kerensky had left the city to summon troops. At dawn, military men loyal to the government seized the buildings of two Bolshevik newspapers. Pro-government troops were sent to take over telephone and telegraph offices and protect the Winter Palace. In a swift response, the Military Revolutionary Committee ordered its supporters to seize government offices and arrest ministers. Late in the day, the ship Aurora shelled the Winter Palace. Other vessels sailed down the Neva and took over various military points. By nightfall, the city was under the committee's control and the ministers had surrendered. 24 अक्टूबर को विद्रोह शुरू हो गया। संकट की आशंका को देखते हुए प्रधानमंत्री केरेंस्की सैनिक टुकड़ियों को इकट्ठा करने शहर से बाहर चले गए। तड़के ही सरकार के वफादार सैनिकों ने 2 बोल्शेविक अखबारों के दफ्तरों पर घेरा डाल दिया। टेलीफोन और टेलीग्राफ दफ्तरों पर नियंत्रण प्राप्त करने और विंटर पैलेस की रक्षा करने के लिए सरकार समर्थक सैनिकों को रवाना कर दिया गया। पलक झपकते क्रांतिकारी समिति ने भी अपने समर्थकों को आदेश दे दिया कि सरकारी कार्यालयों पर कब्जा कर लें और मंत्रियों को गिरफ्तार कर लें। उसी दिन औरेरा नामक युद्धपोत ने विंटर पैलेस पर बमबारी शुरू कर दी। अन्य युद्धपोतों ने नेवा के रास्ते से आगे बढ़ते हुए विभिन्न सैनिक ठिकानों को अपने नियंत्रण में ले लिया। जहां शाम ढलते ढलते पूरा शहर क्रांतिकारी समिति के नियंत्रण में आ चुका था और मंत्रियों ने आत्मसमर्पण कर दिया। एट अ मीटिंग ऑफ द ऑल रशियन कांग्रेस of Soviets in Petrograd, the majority approved the Bolshevik action. Uprising took place in other cities. There was heavy fighting, especially in Moscow, but in December the Bolsheviks controlled the Moscow-Petrograd area.
पेट्रोग्राड में अखिल रूसी सोवियत कांग्रेस की बैठक हुई जिसमें बहुमत ने बोल्शेविकों की कार्रवाई का समर्थन किया। अन्य शहरों में भी बगावतें होने लगी। दोनों तरफ से जमकर गोलीबारी हुई, खास तौर से मॉस्को में। लेकिन दिसंबर तक मॉस्को पेट्रोग्राड इलाके पर बोल्शेविक का नियंत्रण स्थापित हो चुका था। What changed after October? अक्टूबर के बाद क्या बदला? The Bolsheviks were totally opposed to private property. Most industries and banks were nationalized in November 1917. This meant that the government took over ownership and management. Land was declared social property, and peasants were allowed to seize the land of the nobility. In cities, Bolshevik enforced the partition of large house according to family requirements. They banned the use of the old titles of aristocracy. To assert the change, new uniforms were designed for the army and officials following a clothing competition against in 1918 when the Soviet that was chosen. When the Soviet Budyonnovka was chosen. बोल्शेविक निजी संपत्ति की व्यवस्था के पूरी तरह खिलाफ थे। ज़्यादातर उद्योगों और बैंकों का नवंबर 1970 में ही राष्ट्रीयकरण किया जा चुका था। उनका स्वामित्व और प्रबंधन सरकार के नियंत्रण में आ चुका था। ज़मीन को सामाजिक संपत्ति घोषित कर दिया गया। किसानों को सामंतों की ज़मीनों पर कब्जा करने की खुली छूट दे दी गई। शहरों में बोल्शेविकों ने मकान मालिकों के लिए पर्याप्त हिस्सा छोड़कर उनके बड़े मकानों में छोटे छोटे हिस्से कर दिए ताकि बेघर बार या ज़रूरतमंद लोगों को भी रहने की जगह दी जा सके। उन्होंने अभिजात्य वर्ग द्वारा पुरानी पदवियों के इस्तेमाल पर रोक लगा दी। परिवर्तन को स्पष्ट रूप से सामने लाने के लिए सेना और सरकारी अफसरों की वर्दियां बदल दी गईं। इसके लिए 1918 में एक परिधान प्रतियोगिता आयोजित की गई जिसमें सोवियत टोपों का चुनाव किया गया। सोवियत टोप यानी कि बुदियोनुका। The Bolshevik Party was renamed the Russian Communist Party Bolshevik. In November 1917, the Bolsheviks conducted the elections to the Constituent Assembly, but they failed to gain majority support. In January 1918, the Assembly rejected Bolshevik measures and Lenin dismissed the Assembly. He thought the All-Russian Congress of Soviet was more democratic than an assembly elected in uncertain conditions. In March 1918, despite opposition by their political allies, the Bolsheviks made peace with Germany at Brest-Litovsk. In the years that followed, the Bolshevik became the only party to participate in the election to the All-Russian Congress of Soviet, which became the parliament of the country. बोल्शेविक पार्टी का नाम बदलकर रूसी कम्युनिस्ट पार्टी यानी बोल्शेविक रख दिया गया। नवंबर 1917 में बोल्शेविकों ने संविधान सभा के लिए चुनाव कराए गए। इन चुनावों में उन्हें बहुमत नहीं मिल पाया। जनवरी 1918 में असेंबली ने बोल्शेविकों के प्रस्ताव को खारिज कर दिया और लेनिन ने असेंबली बर्खास्त कर दी। उनका मत था कि अनिश्चित परिस्थितियों में चुनी गई असेंबली के मुकाबले अखिल रूसी सोवियत कांग्रेस कहीं ज़्यादा लोकतांत्रिक संस्था है। मार्च 1918 में अन्य राजनीतिक सहयोगियों की असहमति के बावजूद बोल्शेविकों ने ब्रेस्ट लिटोव्स्क में जर्मनी से संधि कर ली। आने वाले सालों में बोल्शेविक पार्टी अखिल रूसी सोवियत कांग्रेस के लिए होने वाली चुनाव में हिस्सा लेने वाली एकमात्र पार्टी बन गई। अखिल रूसी सोवियत कांग्रेस को अब देश की संसद का दर्जा दे दिया गया था। Russia became a one-party state. Trade unions were kept under party control. The secret police called the Cheka first and later OGPU and NKVD punished those who criticized the Bolsheviks. Many young writers and artists rallied to the party because it stood for socialism and for change. रूस एक दलीय राजनीतिक व्यवस्था वाला देश बन गया। ट्रेड यूनियनों पर पार्टी का नियंत्रण रहता था। गुप्तचर पुलिस, जिसे पहले चेका और बाद में ओजीपीयू और एनकेवीडी का नाम दिया गया, बोल्शेविकों की आलोचना करने वालों को दंडित करती थी। बहुत सारे युवा लेखक और कलाकार भी पार्टी की तरफ से आकर्षित हुए क्योंकि वह समाजवाद और परिवर्तन के प्रति समर्पित थे। After October 1917, this led to the experiments in the arts and architecture, but many became disillusioned because of the censorship the party encouraged.
अक्टूबर 1917 के बाद ऐसे कलाकारों और लेखकों ने कला और वास्तुशिल्प के क्षेत्र में नए प्रयोग शुरू किए, लेकिन पार्टी द्वारा थोपी गई सेंसरशिप के कारण बहुत सारे लोगों का पार्टी से मोह भंग भी होने लगा था। द सिविल वॉर। When the Bolshevik ordered land redistribution, the Russian army began to break up. Soldiers, mostly peasants, wished to go home for the redistribution and deserted. Non-Bolshevik societies, socialists, liberals, and supporters of autocracy condemned the Bolshevik uprising. Their leaders moved to South Russia and organized troops to fight the Bolsheviks, yani the Reds. During 1918 and 1919, the Greens, yani socialist revolutionaries, and Whites, pro Tsarists controlled most of the Russian Empire. They were backed by French, American, British, and Japanese troops, all those forces who were worried at the growth of socialism in Russia. जब बोल्शेविकों ने जमीन के पुनर्वितरण का आदेश दिया तो रूसी सेना टूटने लगी। ज़्यादातर सिपाही किसान थे, वे भूमि पुनर्वितरण के लिए घर लौटना चाहते थे, इसलिए सेना छोड़कर जाने लगे। गैर बोल्शेविक समाजवादियों, उदारवादियों और राजशाही के समर्थकों ने बोल्शेविक विद्रोह की निंदा की। उनके नेता साउथ रशिया में इकट्ठा होकर बोल्शेविक यानी रेड्स से लड़ने के लिए टुकड़ियाँ संगठित करने लगे। 1918 और 1919 में जो रशियन एम्पायर के ज़्यादातर हिस्सों पर सामाजिक क्रांतिकारियों यानी कि ग्रीन्स और जार समर्थकों यानी वाइट्स का नियंत्रण रहा। उन्होंने फ्रांसीसी, अमेरिकी, ब्रिटिश और जापानी टुकड़ियों का भी समर्थन मिल रहा था। ये सभी शक्तियां रूस में समाजवाद को फलते फूलते नहीं देखना चाहती थीं। As these troops and Bolshevik fought As these troops and the Bolsheviks fought a civil war, looting, banditry and famine became common. इन टुकड़ियों और बोल्शेविकों के बीच चले गृह युद्ध के दौरान लूटमार, डकैती और भूखमरी जैसी समस्याएं बड़े पैमाने पर फैल गईं। सपोर्टर्स ऑफ प्राइवेट प्रॉपर्टी among whites took harsh steps with peasants who had seized land. Such actions led to the loss of popular support for the non-Bolsheviks. By January 1920, the Bolsheviks controlled most of the former Russian Empire. They succeeded due to cooperation with the non-Russian nationalists and Muslim Zaddists. Cooperation did not work when Russian colonists themselves turned Bolshevik. In Khiva in Central Asia, Bolshevik colonists brutally massacred local nationalists in the name of the defending socialism. In this situation, many were confused about what the Bolshevik government represent. वाइट्स में जो निजी संपत्तियों के हिमायती थे, उन्होंने ज़मीन पर कब्जा करने वाले किसानों के खिलाफ काफ़ी सख्त रवैया अपनाया। उनकी इन हरकतों के कारण तो बोल्शेविकों के प्रति जन समर्थन और भी तेज़ी से घटने लगा। जनवरी 1920 तक भूतपूर्व रूसी साम्राज्य के ज़्यादातर हिस्सों पर बोल्शेविकों का नियंत्रण कायम हो चुका था। उन्हें गैर रूसी साम्राज्यवादियों और मुस्लिम जदीदियों की मदद में यह कामयाबी मिली थी। जहाँ रूसी उपनिवेशवादी ही बोल्शेविक विचारधारा के अनुयायी बन गए थे, वहाँ यह मदद काम नहीं आ रही थी। मध्य एशिया स्थित खीवा में बोल्शेविक उपनिवेशों ने समाजवाद की रक्षा के नाम पर स्थायी राष्ट्रवादियों का बड़े पैमाने पर कत्लेआम किया। ऐसे हालात में बहुत सारे लोगों को यह समझ में नहीं आ रहा था कि बोल्शेविक सरकार क्या चाहती है। Party to remedy this, most non-Russian nationalists were given political autonomy in the Soviet Union (USSR). The state the Bolshevik created from the Russian Empire in December 1922, but since this was combined with unpopular policies that the Bolsheviks forced the local government to follow, like the harsh discouragement, the nomadism, attempts to win over different nationalists were only partly successful. आंशिक रूप से इस समस्या से निपटने के लिए ज़्यादातर गैर रूसी राष्ट्रीयताओं को सोवियत संघ दिसंबर 1922 में रूसी साम्राज्य में से बोल्शेविकों द्वारा स्थापित किया गया। राज्य के अंतर्गत राजनीतिक स्वायत्तता दे दी गई, लेकिन क्योंकि बोल्शेविकों ने स्थानीय सरकारों पर कई अलोकप्रिय और सख्त नीतियाँ जैसे घुमंतुवाद की रोकथाम की कड़ी कोशिशें की थोप दी थी, इसलिए विभिन्न राष्ट्रीयताओं का विश्वास जीतने के प्रयास आंशिक रूप से ही सफल हो पाए।
मेकिंग अ सोशलिस्ट सोसाइटी। समाजवादी समाज का निर्माण। गृह युद्ध के दौरान बोल्शेविकों ने उद्योग और बैंकों के राष्ट्रीयकरण को जारी रखा। उन्होंने किसानों को उस जमीन पर खेती की छूट दे दी जिसका सामाजिकरण किया जा चुका था। जब्त किए गए खेतों का इस्तेमाल बोल्शेविक ये दिखाने के लिए करते थे कि सामूहिकता क्या होती है। A process of centralized planning was introduced. Officials assessed how the economy could work and set targets for a 5-year period. On this basis, they made the 5-year plans. The government fixed all prices to promote industrial growth. During the first two plans, 1927 to 1932 and 1933 से 1938, शासन के लिए केंद्रीकृत नियोजन की व्यवस्था लागू की गई। अफसर इस बात का हिसाब लगाते थे कि अर्थव्यवस्था किस तरह काम कर सकती है। इस आधार पर वह 5 साल के लिए लक्ष्य तय करते थे। इसी आधार पर उन्होंने पंचवर्षीय योजनाएं बनानी शुरू कर दी। पहली 2 योजनाओं 1927 टू 1932 एंड 1933 टू 1938 के दौरान औद्योगिक विकास को बढ़ावा देने के लिए सरकार ने सभी तरह की कीमतें स्थिर कर दी। Centralized planning led to economic growth. Industrial production increased between 1929 and 1933 by 100% of the case of oil, coal and steel. Now factory cities came into being. केंद्रीकृत नियोजन से आर्थिक विकास को काफ़ी गति मिली। औद्योगिक उत्पादन बढ़ने लगे और 1929 से 1933 के बीच तेल, कोयले और स्टील के उत्पादन में 100% वृद्धि हुई। नए नए औद्योगिक शहर अस्तित्व में आए। However, rapid construction led to poor working conditions. In the city of Magnitogorsk, the construction of a steel plant was achieved in 3 years. Workers lived hard lives and the result was 550 stoppage of work in the first year alone. In living quarters in the winter time at 40 degrees below, people had to climb down from the 4th floor and dash across the street in order to go to the toilet. मगर तेज निर्माण कार्यों के दबाव में कार्य स्थितियाँ खराब होने लगी। मैग्निटोगोर्स्क शहर में एक स्टील संयंत्र का निर्माण कार्य 3 साल के भीतर पूरा कर लिया गया। इस दौरान मजदूरों को बड़ी सख्त ज़िंदगी गुजारनी पड़ी। उसका नतीजा ये हो कि पहले ही साल में 550 बार काम रुका। रिहायशी क्वार्टरों में जाड़ों में टॉयलेट्स जाने के लिए 40 डिग्री कम तापमान पर लोग चौथी मंजिल से उतरकर सड़क के पार दौड़कर जाते थे। An extended schooling system developed and arrangements were made for factory workers and peasants to enter universities. Creches were established in factories for the children of women workers. Cheap public health care was provided. Model living quarters were set up for workers. The effect of all this was uneven, though since government resources were limited. एक विस्तारित शिक्षा व्यवस्था की विकसित करी गई और फैक्ट्री कामगारों एवं किसानों को विश्वविद्यालयों में दाखिला दिलाने के लिए खास इंतजाम किए गए। महिला कामगारों के बच्चों के लिए फैक्ट्रियों में बालवाड़ी खोली गई। सस्ती स्वास्थ्य सेवा उपलब्ध कराई गई। मजदूरों के लिए आदर्श रिहायशी मकान बनाए गए। लेकिन इन सारी कोशिशों के नतीजे सभी जगह एक जैसे नहीं रहे क्योंकि सरकारी संसाधन सीमित थे। स्टैलिनिज्म एंड कलेक्टिवलाइजेशन। स्टालिनवाद और सामूहिकीकरण। The period of this early planned economy was linked to the disaster of the collectivization of agriculture. By 1927 to 1928, the towns in Soviet Russia were facing an acute problem of grain supplies. The government fixed prices at which grain must be sold, but the peasants refused to sell their grain to government buyers at these prices. नियोजित अर्थव्यवस्था का शुरुआती दौर खेती के सामूहिकीकरण से पैदा हुई तबाही से जुड़ा हुआ था। 1927 से 1928 के आसपास रूस के शहरों में अनाज का भारी संकट पैदा हो गया था। सरकार ने अनाज की कीमत तय कर दी थी। उससे ज़्यादा कीमत पर कोई अनाज नहीं बेच सकता था, लेकिन किसान उस कीमत पर सरकार को अनाज बेचने के लिए तैयार नहीं थे। स्टालिन वॉज headed the party after the death of Lenin, introduced firm emergency measures. He believed that rich peasants and traders in the countryside were holding stocks in the hope of the higher prices.
Speculation had to be stopped and supplies confiscated. लेनिन के बाद पार्टी की कमान संभाल रहे थे स्टालिन ने स्थिति से निपटने के लिए बड़े कदम उठाए। उन्हें लगता था कि अमीर किसान और व्यापारी कीमत बढ़ने की उम्मीद में अनाज नहीं बेच रहे हैं। स्थिति पर काबू पाने के लिए सट्टेबाजी पर अंकुश लगाना और व्यापारियों के पास जमा अनाज को जब्त करना ज़रूरी था। इन 1928 पार्टी मेंबर्स toured the grain producing areas, supervising enforced grain collections and raiding kulakas, the name for well-to-do peasants. As shortage continued, the decision was taken to collectivize farms. It was argued that grain shortages were partly due to the small size of holding. After 1917, land had been given over to peasants. These small-sized peasants' farms could not be modernized. To develop modern farm and run them along industrial lines with machinery, it was necessary to eliminate kulakas, take away land from peasants, and establish state-controlled large farms. 1928 में पार्टी के सदस्यों ने अनाज उत्पादक इलाकों का दौरा किया। उन्होंने किसानों से जबरन अनाज खरीदा और कुलकों के ठिकानों पर छापे मारे। रूस में संपन्न किसानों को कुलक कहा जाता था। जब इसके बाद भी अनाज की कमी बनी रही तो खेतों के सामूहिकीकरण का फैसला लिया गया। इस फैसले के पक्ष में एक तर्क यह भी दिया गया कि अनाज की कमी है इसलिए क्योंकि खेत बहुत छोटे छोटे हैं। 1917 के बाद ज़मीन किसानों को सौंप दी गई। फलस्वरूप ज़्यादातर किसानों के पास छोटे खेत थे जिनका आधुनिकीकरण नहीं किया जा सकता था। आधुनिक खेत विकसित करने और उन पर मशीनों की सहायता से औद्योगिक खेती करने के लिए कुलकों का सफाया करना, किसानों से ज़मीन छीनना और राज्य नियंत्रित यानी सरकारी नियंत्रण वाले विशालकाय खेत बनाना ज़रूरी हो गया था। What followed was Stalin's collectivization program. From 1929, the party forced all peasants to cultivate in collective farms, kolkhoz. The bulk of the land and implements were transferred to the ownership of collective farms. Peasants worked on the land and the kolkhoz profit was shared. Enraged peasants resisted the authorities and destroyed their livestock. Between 1929 and 1931, the numbers of cattle fell by one-third. Those who resisted collectivization were severely punished. Many were deported and exiled. As they resisted collectivization, peasants argued that they were not rich and they were not against socialism. इसी के बाद स्टालिन का सामूहिकीकरण कार्यक्रम शुरू हुआ। 1929 से पार्टी ने सभी किसानों को सामूहिक खेतों यानी कोलखोज में काम करने का आदेश जारी किया। ज़्यादातर ज़मीन और साजो सामान सामूहिक खेतों के स्वामित्व में सौंप दिए गए। सभी किसान सामूहिक खेतों पर काम करते थे और कोलखोज के मुनाफे को सभी किसानों में बांट दिया जाता था। इस फैसले से गुस्साए किसानों ने सरकार का विरोध किया और वे अपने जानवरों को खत्म करने लगे। 1929 से 1931 के बीच मवेशियों की संख्या में 1/3 कमी आ गई। सामूहिकीकरण का विरोध करने वालों को सख्त सजा दी जाती थी। बहुत सारे लोगों को निर्वासित या देश निकाला दे दिया जाता था। सामूहिकीकरण का विरोध करने वाले किसानों का कहना था कि वे न तो अमीर हैं न ही समाजवाद के विरोधी हैं। They merely did not want to work in collective farms for a variety of reasons. The Stalin's government allowed some independent cultivation, but treated such cultivators unsympathetically. वे बस विभिन्न कारणों से सामूहिक खेतों पर काम नहीं करना चाहते थे। स्टालिन सरकार ने सीमित स्तर पर स्वतंत्र किसानी की व्यवस्था भी जारी कर दी, लेकिन ऐसे किसानों को कोई खास मदद नहीं दी जाती थी। इन स्पाइट ऑफ कलेक्टिवलाइजेशन, प्रोडक्शन डिड नॉट increase immediately. In fact, the bad harvest of 1933 led to one of the most devastating famines of Soviet history when over 4 million died. सामूहिकीकरण के बाद उत्पादन में नाटकीय वृद्धि नहीं हुई, बल्कि 1930 से 1933 की खराब फसल के बाद तो सोवियत इतिहास का सबसे बड़ा काल पड़ा जिसमें 40 लाख लोग मारे गए। Many within the party criticized the confusion in industrial production under the planned economy and the consequences of collectivization. Stalin and his sympathizers charged these critics with conspiracy against socialism. Accusations were made throughout the country, and by 1939, over 2 million were in prison or labor camps.
Most were innocent of the crimes, but no one spoke for them. A large number were forced to make false confessions under torture and were executed. Several among them were talented professionals. पार्टी में भी बहुत सारे लोग नियोजित अर्थव्यवस्था के अंतर्गत औद्योगिक उत्पादन में पैदा हो रहे भ्रम और सामूहिकीकरण के परिणामों की आलोचना करने लगे। स्टालिन और उनके सहयोगियों ने ऐसे आलोचकों पर समाजवाद के खिलाफ साजिश रचने का आरोप लगाया। देश भर में बहुत सारे लोगों को इसी आधार पर आरोप लगाया गया और 1939 तक आते आते 20 लाख से ज़्यादा लोगों को या तो जेलों में या श्रम शिविरों में भेज दिया गया। ज़्यादातर लोगों ने ऐसा कोई अपराध नहीं किया था, लेकिन उनकी सुनने वाला कोई नहीं था। बहुत सारे लोगों को यातनाएं दे देकर उनसे इस आशय के बयान लिखवा लिए गए कि उन्होंने समाजवाद के विरुद्ध साजिश में हिस्सा लिया है और इसी आधार पर उन्हें मार दिया गया। इनमें कई प्रतिभावान पेशेवर लोग भी थे। द ग्लोबल इन्फ्लुएंस ऑफ द रशियन रेवोल्यूशन एंड द यूएसएसआर, रूसी क्रांति और सोवियत संघ का वैश्विक प्रभाव। Existing socialist parties in Europe did not wholly approve of the way the Bolshevik took power and kept it. However, the possibilities of a workers' state fired people's imaginations across the world. In many countries, communist parties were formed, like the Communist Party of Great Britain. The Bolshevik encouraged colonial peoples to follow their experiments. Many Russian from outside the USSR participated in the Conference of the Peoples of the East 1920, and the Bolshevik founded Comintern, an international union of pro-Bolshevik socialist parties. बोल्शेविकों ने जिस तरह सत्ता पे कब्जा किया था और जिस तरह उन्होंने शासन चलाया उसके बारे में यूरोप की समाजवादी पार्टियां बहुत सहमत नहीं थी, लेकिन मेहनत कशों के राज्य की स्थापना की संभावना ने दुनिया भर के लोगों में एक नई उम्मीद जगा दी थी। बहुत सारे देशों में कम्युनिस्ट पार्टियों का गठन किया गया, जैसे इंग्लैंड में कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ द ग्रेट ब्रिटेन की स्थापना की गई। बोल्शेविकों ने उपनिवेशों की जनता को भी उसके रास्ते का अनुसरण करने के प्रोत्साहित किया। सोवियत संघ के अलावा भी बहुत सारे देशों के प्रतिनिधियों ने कॉन्फ्रेंस ऑफ द पीपल ऑफ द ईस्ट यानी 1920 और बोल्शेविकों द्वारा बनाए गए कॉमिंटर्न्स यानी बोल्शेविक समर्थन समाजवादी पार्टियों का अंतर्राष्ट्रीय महासंघ में हिस्सा लिया था। सम रिसीव्ड एजुकेशन इन the USSR's Communist University of the Workers of the East. By the time of the outbreak of the Second World War, the USSR had given socialism a global face and world stature. कुछ विदेशियों को सोवियत संघ की कम्युनिस्ट यूनिवर्सिटी ऑफ द वर्कर्स ऑफ द ईस्ट में शिक्षा दी गई। जब दूसरा विश्व युद्ध शुरू हुआ तब सोवियत संघ की वजह से समाजवाद को एक वैश्विक पहचान और हैसियत मिल चुकी थी। Yet by the 1950s, it was acknowledged within the country that the style of government in the USSR was not in keeping with the ideals of the Russian Revolution. In the world socialist movement too, it was recognized that all was not well in the Soviet Union. A backward country had become a great power. Its industries and agriculture had developed and the poor were being fed. But it had denied the essential freedom of its citizens and carried out of its development projects through repressive policies. By the end of the 20th century, the international reputation of the USSR as a socialist country had declined. Through it was recognized that socialist ideals still enjoyed respect among its people, but in each country the ideas of socialism were rethought in a variety of different ways. लेकिन 50 के दशक तक देश के भीतर भी लोग ये समझने लगे थे कि सोवियत संघ की शासन शैली रूसी क्रांति के आदर्शों के अनुरूप नहीं है। विश्व समाजवादी आंदोलन में भी इस बात को मान लिया गया कि सोवियत संघ में सब कुछ ठीक ठाक नहीं चल रहा है। एक पिछड़ा हुआ देश महाशक्ति बन चुका था, उसके उद्योग और खेती विकसित हो चुके थे और गरीबों को भोजन मिल रहा था, लेकिन वहाँ के नागरिकों को कई तरह की आवश्यक स्वतंत्रता नहीं दी जा रही थी और विकास परियोजनाओं को दमनकारी नीतियों के बल पर लागू किया गया था। 20वीं सेंचुरी के अंत तक एक समाजवादी देश के रूप में अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर सोवियत संघ की प्रतिष्ठा काफ़ी कम रह गई थी। हालांकि वहाँ के लोग भी समाजवाद के आदर्शों का सम्मान करते थे, लेकिन सभी देशों में समाजवाद के बारे में विविध प्रकार से व्यापक पुनर्विचार किया गया। थैंक यू।